काशी पर विश्वास, 400 की आस। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो किया, यानी जनता के भरोसे का शक्ति प्रदर्शन। फिर भगवान विश्वनाथ और काशी के कोतवाल की पूजा की, यानी दैविक ताकतों का शक्ति प्रदर्शन। और फिर एनडीए के तमाम सहयोगियों के साथ पर्चा दाखिल करने पहुंचे, यानी अपने नेतृत्व का शक्ति प्रदर्शन करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में दिखे। तमाम शक्ति प्रदर्शनों के बीच पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि जनता उन्हें इस बार 400 से ज्यादा सीटों का आशीर्वाद देगी। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। काशी में पीएम मोदी के शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या है, पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की कुर्सी पर हैट्रिक के इरादों से प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से तीसरी बार नामांकन पर्चा भरा और बता दिया कि एनडीए 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेगा। हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए, और देश इस मेरे भावना को और देश के आदेश को एक बराबर से ट्यूनिंग है। एक दिन पहले लोगों के भरोसे की ताकत का प्रदर्शन और दूसरे दिन नेतृत्व का शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार काशी से नामांकन करने पहुंचे तो पूरे देश ने उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखा। एक तरफ पूरी काशी मोदी मोदी के नारे से गूंज रही थी, तो दूसरी ओर बीजेपी से लेकर एनडीए के सहयोगी अब की बार 400 पार का दावा ठोक रहे थे। वाकई में हम एक पैन इंडिया पार्टी का रूप ले रहे हैं। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का नॉमिनेशन पेपर था। हमारा सौभाग्य था, मेरा खास करके, कि मुझे मौका मिला आने का। माहौल तो आप देख रहे हैं, ये लोगों में क्या उत्साह है, क्या जोश है, जल्लोष है, और मोदी जी के प्रति जितना सम्मान दिख रहा है, आदर दिख रहा है, इससे साफ है कि 2014, 2019 का सब रिकॉर्ड टूटेगा। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 पार का नारा है वो भी पूरा हो जाएगा। सरलता से हम लोग इस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर लेंगे। जहां पूरा गठबंधन एक साथ हम लोग एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो बटा हुआ विपक्ष भी हम लोग को दिखाई देता है। ये सारा जो माहौल है, देश की जनता जिस तेजी के साथ, जिस खुशी के साथ सामने आकर वोट दे रही है, ये पूरा मोदी जी की विजय, एनडीए की विजय का ये प्रतीक है। प्रधानमंत्री के नामांकन के लिए बीजेपी के दिग्गज तो थे ही, एनडीए के करीब करीब सारे सहयोगी भी काशी पहुंचे थे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, शिवसेना के सर्वसर्वा एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल, अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस, आरएलडी के जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, आरपीआई के रामदास अठावले, जनसेना पार्टी के पवन कल्याण समेत तमाम सियासी दिग्गज प्रधानमंत्री के नामांकन में मौजूद थे। बनारस की धरती का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री जी तीसरी बार यहाँ के नामांकन किए हैं, और जो 4 जून का रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे। राजनीति में अपने अपने दावे किए जाते हैं, बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितनी सीटें देखते हैं आप? यूपी की 80 सीट हैं और 80 में मुझे कौन सी सीट हार रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रही। ऐसा नेता देश में दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आज उनके नॉमिनेशन में हम लोग आए हैं। सौभाग्यशाली हैं देशवासियों के लिए कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री आए। उनको अपनी शुभकामनाएं देने आए हैं और तीसरी बार बनारस की, काशी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिकॉर्ड मतों से विजय श्री का तिलक लगाने जा रही है और तीसरी बार उनकी हैट्रिक लगने जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष प्रधानमंत्री के नामांकन और शक्ति प्रदर्शन को लेकर निशाना साध रहा है। उत्तर प्रदेश तो खैर हमें भरपूर आशीर्वाद देगा ही देगा, कोई कमी नहीं रहने देगा। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां, और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े ऐसे।
यूं यूं हाथ हिला रहे, उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है। हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं, प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है। जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी, क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। नामांकन भरने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कलकल करती गंगा को नमन किया। गंगा की आरती और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचे। पीएम के पहुंचने से पहले ही सीएम योगी मंदिर के अंदर मौजूद थे। वहां मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। मंदिर के पुजारियों ने भी विधिवत मंत्रोच्चार कर पूजा पाठ कराया। प्रधानमंत्री ने काल भैरव की आरती उतारी। एक दिन पहले पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की पूजा भी की थी। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 5 किलोमीटर का रोड शो किया था और आज पर्चा दाखिल किया है। एक तरफ पूजा पाठ तो दूसरी तरफ पीएम का शक्ति प्रदर्शन। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। आपने सुना ही प्रियंका गांधी क्या कह रही थी। वो कह रही थी कि गाड़ी में बीचों बीच दूर खड़े हो गए, चारों तरफ सिक्योरिटी और गुजर रहे थे। आम लोगों से काशी में जाकर, बनारस में जाकर पीएम संपर्क नहीं साध रहे हैं। तीसरी बार जब पीएम 400 का दम भर रहे हैं इसी वाराणसी से, तो प्रश्न उठा रहा है विपक्ष। आपका जवाब। देखिए अंजना जी, जो हमने कल से देखा, कल का रोड शो और आज का जो नामांकन हुआ है, वो अद्भुत था, अकल्पनीय था। और जो माहौल सामने आया, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और साथ में कल मैं महिलाओं को देख रहा था, आपके चैनल पे भी चल रहा था। उन्होंने कहा शाम को 7-8 बजे की बात है कि हम 3 घंटे से मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। तो एक पत्रकार ने पूछा, थके तो नहीं है? उन्होंने कहा अगर 3-4 घंटे और भी इंतजार करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने हम लोगों के लिए इतना कार्य किया है, तो क्या हम उनके लिए कुछ घंटे खड़े नहीं हो सकते? अब ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी आज विश्वसनीयता के प्रतीक बन गए हैं। उनकी गारंटी जो है जनता मानती है कि सत्य है। मोदी जी ने कहा है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। और मैं आपको फर्क बताता हूं। देखिए, मोदी जी जब पहली बार बनारस से चुनाव लड़े, अब हैट्रिक करेंगे, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, ना मैं खुद आया हूं, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो राहुल गांधी के लिए भी रायबरेली में लोगों ने एक बात कही है। उन्होंने कहा मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे सोनिया माता ने भेजा है और जबरदस्ती भेजा है। और इसलिए भेजा है क्योंकि अमेठी में हार गया था पिछली बार और वायनाड में हार रहा हूं इस बार। दूसरी बड़ी बात, आप देखिए किस तरह से एनडीए के घटक दल जितने हैं, और मैं आपको बताऊं उसमें चाहे एकनाथ शिंदे जी हों, चाहे एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल जी हों, चाहे रामदास आठवले जी हों, चाहे पवन कल्याण जी हो, जितन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, संजय निषाद जी हो, और अनुप्रिया पटेल जी हो, ओम प्रकाश राजभर जी हो, जयंत चौधरी जी हो, सब वहां उपस्थित थे। क्या ये आज पूछा नहीं जाएगा? रायबरेली में जब राहुल गांधी ने नामांकन भरा तो कौन वहां पे उपस्थित था? एक बिखरा हुआ, एक विफल, एक टूटा फूटा, बिना दिशा के आपको विपक्ष दिखाई देता है, जिसमें ना उद्धव ठाकरे थे, जिसमें ना अखिलेश यादव थे, जिसमें ना ममता बनर्जी थी। ये फर्क तो दिखाई दिया। तीसरी बात, मैं आपको देखिए एक और बात बताता हूं। ये एक तस्वीर देखिए, ये जो है नामांकन कर रहे हैं राहुल गांधी। जूम करिएगा कैमरा में, आपको क्या दिखाई दिया इस तस्वीर में नामांकन करते हुए? इसमें आपको दिखाई दिया सोनिया गांधी, इसमें दिखाई दिया प्रियंका वाड्रा, और देश का जीजा जिसको बनाया था भ्रष्टाचारी रॉबर्ट वाड्रा, और पीछे देखिए छुपे हुए खड़गे जी। ऐसी तस्वीर दी थी कांग्रेस पार्टी ने। सभी पत्रकार जितने
चैनल्स भी थे और जितने न्यूज़पेपर्स भी थे जिसमें खड़गे जी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अपमान है कि भाई खड़गे जी कैसे खड़े हैं जब पहला परिवार भारत का नामांकन कर रहा है। दूसरी तरफ देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जब ये पर्चा भरा है तो उनके साथ कौन खड़े हैं? उनके साथ है पंडित तनेश्वर शास्त्री जी, योगी आदित्यनाथ जी वहां पे थे, साथ में तमाम और विभिन्न वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोग थे, साधारण व्यक्ति भी थे। क्या दिखाता है अंजना जी, एक पार्टी के लिए परिवार ही सब कुछ है। ठीक है। दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मेहनत, कर्मठता, ईमानदारी से सारे समाज को और देश को साथ में लेके चलता है। ठीक है। ये प्रतिबिंब है कि कैसे पूरा देश आज मोदी जी के सामने खड़ा है। अभय दुबे जो बातें मैंने कही, अगर उनमें से एक का उत्तर भी दे दे कांग्रेस के प्रवक्ता तो मैं समझता हूँ ये डिबेट सार्थक हो जाएगी। अभय जी जवाब दीजिए। पूरा एनडीए मजबूती के साथ आज प्रधानमंत्री के साथ काशी में खड़ा दिखाई दिया। ऐसी पार्टियां संजय निषाद जी की, जो कि बीजेपी के ही अपने सिंबल पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है, वो सब उनके साथ मजबूती से खड़े दिखाई दिए। और ये तो एक सच्चाई है ना कि जब पीएम 2 सीटों से लड़े वो दोनों सीटों से जीते, जबकि राहुल गांधी पिछले चुनाव में हार गए अपनी फैमिली सीट जिसे कहा जाता है पॉलिटिकल टर्म्स में। हालांकि अमित शाह जी ने आज तक पे ही कहा कि कोई मम्मी की सीट नहीं हो सकती, कोई इटली से लेकर नहीं आया है सीट, लेकिन वो अपनी सीट भी हार गए जो दशकों से उनका परिवार जीत रहा था। अंजना जी, काश्याम ही काशिते, काशी सर्व प्रकाशिका। मैं काशी को नमन करता हूं और अलौकिकता के साथ काशी समूची सृष्टि में सर्व प्रकाशमान। प्रधानमंत्री जी, हजारों किलो फूलों की वर्षा आपने कराई आप जब नामांकन भर रहे थे, मगर हजारों कांटों का दंश आपने काशी को दिया, ये आप भूल गए। 10 वर्ष पहले आज ही के दिन आपने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मगर अभी जनवरी 2024 में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने कहा प्रधानमंत्री जी कि गंगा या तो आप साफ नहीं करते या आपकी इच्छा ही नहीं है साफ करने की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक हलफनामा दायर किया और कहा कि हाँ, 40% सीवर का पानी अभी भी मां गंगा में बहाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, जब आप आंसू बहा रहे थे गंगा के सामने खड़े होकर, तब मां गंगा की वेदना और पीड़ा तो आपने नहीं देखा। जार जार होकर मां गंगा भी ये कह रही थी कि मेरे साथ जो 10 वर्षों से छल हुआ है वो अक्षम्य अपराध है, उसकी सजा मां गंगा निर्धारित करेगी, जो 4 जून को दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी, चौरई गांव के हजारों लोग चौबेपुर थाने पर इकट्ठे थे और कहा कि महीनों से हमारे मनरेगा के पैसे, मजदूरी के पैसे आपकी सरकार ने नहीं दिए। शर्मसार कर देने वाली बात है कि जिस प्रदेश ने आपको प्रधानमंत्री बनाकर भेजा, उसके मजदूरों के सिर्फ 7 रुपए, 230 रुपए से सिर्फ 7 रुपए की वृद्धि की। आप भूल गए प्रधानमंत्री जी, आप आते नहीं है वाराणसी, आइए तो सही, उसकी वेदना और पीड़ा को समझ में आएगी। आप तो फॉर्मूला देते थे कि गटर से गैस बनेगी जिससे चाय बना सकते, एक साइंटिस्ट की तरह समूचे विश्व को फार्मूला दिया, लेकिन आपने नहीं देखा कि वाराणसी की गटर में हमारे वाल्मीकि समाज के लोग अरे दुबे जी 25 लोगों ने अपने जान नहीं। क्यों रोकना चाहते हैं आप मुझे? क्यों रोकना चाहते हैं? मैं सच बता रहा हूँ। आज दुबे जी, आप घाट पे गए हैं, आप बोल लीजिए, आपको बोलने दिया, मैंने पूरा बोलने दिया। एक काउंटर क्वेश्चन है, आप घाट पर गए हैं क्या? आप 80 घाट पर पहले गए थे, अब गए हैं। काशी वासियों ने जो पहले वोट परसेंटेज था उसमें 8% के इजाफा क्यों कर दिया 14 से 19 आते आते? इसका भी तो एक लॉजिक होना चाहिए ना। मैं अंजना जी बताता हूं ना। आप सराय नंदन वार्ड में गई हैं? आपकी आज तक की स्टोरी बता रहा हूं, मेरी तरफ से नहीं। सराय नंदन वार्ड में अभी 2024 मार्च में वहां के पार्षद पति अशोक सेठ और एक जूनियर इंजीनियर को चौराहे पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को रस्सी से बांध दिया। आज तक ने स्टोरी दिखाई थी। कारण क्या है पता है? वाराणसी के अंदर 10 दिनों से ड्रेनेज का, सीवर का पानी से पूरी भरी हुआ था बाजार। लोगों ने कहा कि हम तिल तिल कर तड़प डायरिया के शिकार हो रहे, संक्रमण बीमारियों के शिकार हो रहे, नहीं आएगी, इनको नहीं छोड़ेंगे। डुमरिया गांव जाइए, प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए गांव जाइए। बाबूलाल चौहान कह रहा है
कि ना हमारे घर पर छत है, ना पीने का पानी है, न सीवर की लाइन डाली गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रोबस्ट रोड नेटवर्क बनाऊंगा, हर घर में इंटरनेट के कनेक्शन लगवाऊंगा। मगर प्रधानमंत्री जी, उनकी पीड़ा देखिए। आपके म्युनिसिपल कमिश्नर ने जवाब दिया कि उन्होंने आवेदन ही नहीं किया है। उस बाबूलाल चौहान के परिवार ने 5 साल में 5 आवेदन बताए। उन्होंने कहा हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि पोर्ट हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा और बड़ा पोर्ट बनाऊंगा जहां निवेश होगा वाराणसी में। उस पोर्ट की सच्चाई क्या है? उस पोर्ट को आप वाराणसी के लोगों को बताइए कि क्यों अडानी जी को समर्पित करना पड़ा, ठीक है, क्यों एक ही बीट गौरव जी अब जवाब दीजिए, देना पड़ा प्रधानमंत्री। ठीक है, ठीक है, आपकी बातों का जवाब गौरव जी देंगे, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। इसके बाद आ रही हूं सुनील जी और राजीव जी। अंजना जी, ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे जैसे बढ़ रहा है मां गंगा का पूजन, वैसे वैसे विपक्ष के चेहरे की बढ़ रही है सूजन। जैसे ही लिया पीएम ने काल भैरव का आशीर्वाद, विपक्ष जान गया वो हो गया है बर्बाद। और मैंने जो प्रश्न पूछे, मैंने पूछा, एनडीए के सारे घटक दल साथ थे, एक शक्ति दिखाई दे रही थी, जनता साथ थी, और आपके घमंडिया के घटक दल ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं आए रायबरेली? लेकिन कोई उत्तर मिला ही नहीं मुझे। मैं इंतजार करता रहा, मुझे लगा आप कुछ बोलेंगे, लेकिन वही रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल गए। हाँ, मां गंगा के बारे में बोला कि मैली हो गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ कहा है। तमाम ऐसे आदेश हैं, और बनारस की जनता से पूछिएगा काशी के लिए क्या किया। महाकाल का काशी कॉरिडोर किसने बनवाया? नरेंद्र मोदी जी ने। NH56 4 लेन बाबतपुर से वाराणसी किसने करी? नरेंद्र मोदी जी ने। रुद्राक्ष ऑडिटोरियम किसने बनवाया? नरेंद्र मोदी जी ने। काशी तमिल संगमम किसने शुरुआत करी? नरेंद्र मोदी जी ने। और हर घाट को स्वच्छ बनाया किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। पिछले 10 साल में 45 बार नरेंद्र मोदी जी काशी की जनता से रूबरू हुए, जनता ने उन्हें सराखों पे बैठाया। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी रही 5 साल, कितनी बार रायबरेली गई? कोविड की महामारी में भी बंद कमरे में अपने दोनों बच्चों के साथ, और जो उनका सन इन लॉ है करप्ट रॉबर्ट वाड्रा, उसके साथ बंद कमरे में बैठी रही। बेटा बाहर ना निकलना, ये वायरस बड़ा खतरनाक है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो बनारस जा रहे थे, बार बार पूरे भारत के नागरिकों से मिल रहे थे। तो इसलिए जो नेत्री अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी 2 बार नहीं गई 5 साल में, राहुल गांधी अमेठी 2 बार नहीं जा पाए और बदल के अब रायबरेली आ गए हैं, वो लोग सवाल उठाते हैं। और एक बात मैं और कह दूं आपके चैनल पे, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें भाजपा की आएंगी, और इनकी एक सीट नहीं आने वाली है। पहले 2 सीटें थी इनकी 2014 में, 19 में इनकी 1 हो गई, और इस बार आएगा अंडा। अब आप मुझे अंजना जी ये बताइए कि हम लोग तो डंके की चोट पे कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा है 400 पार होगा, कल का जन सैलाब देख के तो लग रहा है 425 पार हो जाएगा। इनकी तो हवा टाइट हो रखी है, इनको तो ये भी नहीं पता है कि आगे का चुनाव लड़े या यही सरेंडर करे और कहे भैया हमने हार स्वीकार कर ली है। ठीक है, अब इसका छोटा सा जवाब अभय जी, मुझे बाकी दोनों मेहमानों के पास जाना है, नहीं तो आप लोग का डिशुम होता रहेगा। हेलो जी, अंजना जी। हाँ हाँ, दुबे अब आ रही है आपकी आवाज। हेलो दुबे जी। अंजना जी, हाँ अब देखिए, इन्होंने कहा ना अंडा, उत्तर प्रदेश की जनता इनको देगी खींचकर एक डंडा। क्या कह रहे थे ये? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, प्रधानमंत्री जी 8000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की पोटली लेकर वहां घूम रहे हैं। ये मत सोचिए आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए, सारे भ्रष्टाचारी गले लगा लिए। अगर काम किया होता प्रधानमंत्री जी ने तो 18 कैबिनेट मंत्री, 10 मुख्यमंत्री को लेकर भयाक्रांत होकर रोड शो नहीं निकालना पड़ता, सिर्फ नामांकन भरने जाते जिस तरह राहुल गांधी जी गए हैं। 5 लाख जिस दिन पर्चा भरा उस दिन जीत दर्ज कर लिए। मैं तो प्रामाणिक आरोप लगा रहा हूं, और सारी स्टोरियां की है लोगों ने। वहां वाराणसी को क्योटो बनाने का वादा किया था, बुनियादी सुविधाओं के टोटे हैं साहब,
घूम के तो आइए, प्रधानमंत्री जी के गोद लिए हुए गांव का हश्र क्या किया है। किसी गांव में बुनियादी सुविधा नहीं, और हमने नहीं कहा, हमने तो आज बाकायदा प्रमाण का वीडियो जारी किया है। सारे बड़े राष्ट्रीय चैनलों ने और अखबारों ने स्टोरियां की है कि कितनी बदहाली में आंसू बहा रही है वाराणसी के लोगों के पास काम नहीं है, वहां निवेश नहीं हुआ, सिर्फ कुछ ऑर्नामेंटल वर्क करके ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने झंडे गाड़ दिए। रोजगार के कितने अवसर वहां पैदा कर दिए, वाराणसी में क्या उधार। लेकिन उस पोर्ट की सच्चाई आपका बार बार सिग्नल कट जा रहा है। पोर्ट जो 2019 में इन्होंने आपका बार बार सिग्नल कट जा रहा है। ऑडियो वापस आ रहा है, मुझे भी आज ऑडियो वापस आ रहा है। ठीक कीजिए अभय जी, बार बार मैं आपके फ्रेम दिखा के आपका ऑडियो ले रही हूँ, आपका सिग्नल बार बार कट रहा है। इस पर जब आपने एक बार वोटिंग परसेंटेज दिखाई 14 और मतलब 64% पहुंच गए, 14 बनाम 19 उनका वोट परसेंटेज यहाँ पर बढ़ा, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? बिना काम किए उनका चेहरा देख के लोग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जबकि वहां अमेठी में मामला पलट गया। इसकी कोई तो रीजनिंग होगी ना, अदालत तो जनता की ही है ना, जनता को ही तय करना है ना सर। ये 56-64 कैसे हुआ जी? ये हूबहू कर्नाटक प्रतिबिंबित होगा, लिखकर रखिएगा। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ ने अपने मुखपत्र में लिखा था कि प्रधानमंत्री जी के दुखड़े और मुखड़े पर चुनाव मत लड़ना, वहां पर भी ऐसा हुआ था। क्या देश नहीं देख रहा है? प्रधानमंत्री जी वोट किसके नाम पर मांग रहे? प्रज्वल रवन्ना के नाम पर। 2900 महिलाओं के साथ जिस पर बदसलूकी का, बलात्कार का आरोप लगा हो, उसके नाम पर प्रधानमंत्री जी पता होते हुए आप मांग रहे। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? कुलदीप सेंगर का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, हाथरस का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। 50 लाख भर्ती जो। ठीक है, फिर ऑडियो चला गया। अब मुझे अन्य मेहमानों के पास जाने दीजिए। देखिए, इस पर तो अभय दुबे जी एक लंबी बहस हो सकती है। गृह मंत्री से मैंने ये सीधा प्रश्न पूछा था और उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार इस मामले को एक्टिवली डील ही नहीं कर रही है। प्रज्वल रेवन्ना के केस में उन्होंने कहा गृह मंत्रालय को अभी तक चिट्ठी तक नहीं लिखी गई है कि उसको वापस लाने के लिए कोई पहल की जाए, ये तो राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा। लेकिन सुनील सिंह यादव साहब, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा विपक्ष एकजुट रहा, क्या एक ऐसी ही एकजुटता की तस्वीर, क्योंकि उसकी जरूरत ज्यादा तो विपक्ष को है, कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत का दावा तो कर नहीं रही है, तो क्या चाहे कन्नौज में जहां पर नामांकन था या फिर रायबरेली में मिलके नहीं जाना चाहिए था? अन्य नेताओं को भी नहीं आना चाहिए था? क्या ममता जी या अन्य नेता आते तो बेहतर एक तस्वीर नहीं बनती? सुनील जी। देखिए अंजना जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि माननीय मोदी जी तीसरा चुनाव बनारस से लड़ रहे हैं और तीसरी बार उन्होंने नामांकन दाखिल किया। 14 में जब नामांकन दाखिल किया तो देश भर के नेता नहीं आए। राजीव रंजन जी, आप बोल लीजिए। सुनील जी जैसे रिकनेक्ट होंगे हम उनके पास चलेंगे। राजीव जी, एक अभूतपूर्व भीड़ हर जगह उमड़ रही है। प्रधानमंत्री जी के पटना के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने देखा, और उसके बाद कल के जिस तरह से नामांकन के पूर्व जनता का आशीर्वाद हुआ, देश में जहां भी उनकी सभाएं होगी, निसंदेह विपक्ष के पास एक व्यवस्था है, वो सवाल खड़े करेंगे। चुनाव अभी 3 चरण होने बाकी है, लेकिन जनता का जो मानस है वो समझने वाले अब समझने लगे हैं। जनता का आशीर्वाद एनडीए को तीसरी पारी के लिए मिल रहा है, और एक जबरदस्त जनादेश 400 सीटों का लक्ष्य जो लोग असंभव बताने की कोशिश कर रहे थे, उस लक्ष्य की ओर तेजी से एनडीए का पूरा परिवार आगे बढ़ रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश को तो हम लोग काफी करीब से देख रहे हैं, और यहाँ शायद इक्के दुक्के सीट भी अगर इन्हें मिल जाए तो इक्के दुक्की सीट भी वो चमत्कार हो। हालात तेजी से जिस तरह से विपक्ष के अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं बनते जा रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो इंडिया गठबंधन बनने के पहले भी जो अवशेष है वहां कहीं कोई सामंजस्य नहीं है। सभाओं में एक साथ मिलकर साझा रैलियों में इनके नेता कभी दिखते नहीं, कार्यक्रम मिलकर के ये बनाते नहीं, और जो ग्रासरूट पर कार्यकर्ताओं के बीच जो एक संवादहीनता की स्थिति है वो इनके लिए और मुश्किलें बढ़ा रही है। दूसरी तरफ एनडीए के तमाम नेताओं के उम्मीदवारों के नामांकन सभी घटक दलों के नेता उपस्थित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की
सभा में तो पूरे देश ने देखा। मैं कह रहा हूँ आम तौर पर जो भी अलग अलग घटक दलों के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वहां सभी दलों के नेता जा रहे हैं। लगातार वहां बैठकें हो रही है एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और वो स्थानीय स्तर पर चुनाव का जो संचालन है वो मिलकर किसका कहाँ प्रभाव है, कौन कहाँ ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक एनडीए के उपलब्धियों को ले जा सकता है, इस पर मंथन हो रहा है। तो ये जो मुकाबला है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी की एक छवि, एक ऐसी छवि जो भारतीय राजनीति में बहुत कम राजनेताओं को ये मतलब ये नसीब हो पाया कि उस कद का कोई राजनेता उभर करके आया। दूसरी तरफ 10 वर्ष का जो कार्यकाल है इसकी बेशुमार उपलब्धि, और तीसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन के अंदर जो एक समन्वय जिस तरीके का बना है, कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं तक जिस तरह से ये बात नीचे काम कर रही है, उससे इनके लिए मुश्किलें और बढ़ी है। इसलिए ये जो भी कहे 100 सीट पर समेट देंगे, 200 सीट पर समेट देंगे, दरअसल अस्तित्व संकट से जूझने की स्थिति में कांग्रेस और उनके तमाम जो सहयोगी दल है वो इस चुनाव में वहां पहुंच चुके हैं। अब इसका जवाब दीजिए आप अभय जी, इसका जवाब दीजिए। कहा इंडिया गठबंधन को अपनी ताकत एकजुटता की दिखानी थी, और परिस्थिति देखिए कि यहाँ पर एनडीए में सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 11 मुख्यमंत्रियों का समझना, इसका मतलब समझ रहे हैं आप किस तरह की ताकत झोंकी जा रही है पीएम के साथ। वहीं आप लोग सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इस स्टेट में गठबंधन करेंगे, यहाँ पे सूट करता है, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे से लड़ेंगे, यहाँ पे एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ये एक कंफ्यूजिंग मैसेज देश में भेजता है। अंजना जी, इतने सब लोग इकट्ठे हुए, इनका संदेश क्या है पूछिए तो सही है एक बार। मांस, मटन, मछली, मंगलसूत्र, बस। कांग्रेस पार्टी ने साफ संदेश दिया है। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं राजीव रंजन जी से। अभी आदित्यनाथ जी ने वो बयान दिया है जो मोदी जी ने बिहार में दिया था कि जातिगत जनगणना पाप है। अभी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। क्या ये आकर कहेंगे नीतीश कुमार जी कि जातिगत जनगणना जो बिहार में कराई है उसको निरस्त कर दूंगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पहली नौकरी पक्की। सुना एक शब्द कभी बोला हो देश के प्रधानमंत्री ने या नीतीश कुमार जी ने कि उनके घोषणा पत्र में रोजगार को संबोधित करते हुए कोई बात कही हो? हमने कहा गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देंगे ताकि जो महंगाई की आग में मोदी जी ने झोंक दिया है उससे बाहर लेकर आए। हमने कहा पेपर भर्ती लीक से मुक्ति देंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा, पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था 375 रुपए मनरेगा का देना चाहिए महंगाई के समय में, हमने 400 रुपए का वादा किया। प्रधानमंत्री जी के मुखारविंद से एक शब्द सुना आपने कि मनरेगा के पैसे बढ़ाएंगे? प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द सुना कि 5000 करोड़ रुपए जो स्टार्टअप्स होंगे नए युवाओं के लिए उसका कोई प्रोविजन? उनके मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा, ना भारतीय जनता पार्टी के साथी गठबंधन दल से, कि वो आखिर भविष्य के भारत को किस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो सिर्फ शमशान, कब्रिस्तान, रमजान, दिवाली, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुस्लिम लीग, इसी में देश को सदियों पीछे ले जाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी, सब एक तरक्की का प्रशस्त मार्ग देश को देना चाहते हैं। मुझे दुख हुआ जब मेरे प्रधानमंत्री जी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर उतर आए। ये निराशा बताती है कि हार की कगार पर खड़े हैं। याद रखिएगा इस शो को, 150 से ऊपर सीटें नहीं आ रही है। जैसे जैसे चरण बढ़ते गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उतना ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण प्रारंभ कर दिया। मैं चुनौती देता हूं वाराणसी। 4 जून तक वेट करते हैं सर, 4 जून तक, क्योंकि आपके भी दावे उधर से भी दावे। इस बीच आपको बता दें अमेठी में राहुल गांधी पर जेपी नड्डा का तंज। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है यहां के एक उम्मीदवार यहां से भाग गए। बीजेपी अध्यक्ष हमलावर स्टांस ले रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, यहां से वायनाड और वहां से रायबरेली। उनका उद्देश्य सिर्फ कुर्सी पर बैठो और मौज करो। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है। एक आपके यहां से वो भी कैंडिडेट हुए जो यहां से भाग गए, और एक बार नहीं भागे, यहां से वायनाड से रायबरेली मुड़ के अमेठी भी नहीं आए। ये नेता के चरित्र को, उसके राजनीतिक क्षमता को, उसके राजनीतिक हिम्मत को, उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। एक कुर्सी पर बैठो, मौज करो, चलते बनो,
टाटा बाय बाय करो, नई जगह तलाश लो। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? आपका संदेश रायबरेली में भी जाना चाहिए। जो आपके सगे नहीं हुए वो उनके क्या होंगे? जो आपके नहीं हुए वो उनके क्या होंगे? जो 15 साल यहां रहे और उसके। अभय जी, एक रिस्पांस तो इस पर बनता है। अमेठी में कह रहे हैं आपके नहीं हुए तो उनके क्या होंगे? बिल्कुल अंजना जी, देखिए कौन कह रहा है। आप देखिए नड्डा जी, जो अपना प्रांत तक एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, जो अपना हिमाचल प्रदेश हार गए, जो साहस नहीं जुटा पाए कि वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े, वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। 5 लाख जिस दिन पर्चा भरा है उस दिन जीत दर्ज की है। और मैं आज पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं, राहुल गांधी की वजह से न सिर्फ रायबरेली, वो अमेठी भी हम जीतेंगे। उन्होंने अपनी मां का जो पत्र लिखा था, उस पत्र के प्रति उन्होंने आस्था व्यक्त की। उन्होंने कहा रायबरेली के लोगों ने जी। दुबे जी, प्रश्न हारने पर नहीं है। हारना और जीतना तो चुनाव में प्रश्न सीट छोड़ने पर है। ऐसा थोड़ी कि हिमाचल हार गए तो उसके बाद अब बीजेपी वहां लड़ेगी नहीं। सवाल तो सीट छोड़ने पर है ना, सीट गंवा देने पर है। तो प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे कि वो गुजरात छोड़कर भाग गए? वो ना गुजरात के साथ न्याय किया, ना उत्तर प्रदेश के साथ न्याय कर। ठीक है गौरव जी, जवाब गांधी जी ने अरे दोनों सीट जीते ना, वो तो एक तो छोड़ना ही पड़ेगा। में आस्था व्यक्त की है रायबरेली की। एक 100 साल का इतिहास नहीं, देखिए वो तो ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिसको इतिहास याद रखेगा। गौरव जी जवाब दीजिए। दोनों सीट जीतकर ऐसा निर्णय लेंगे जिसमें इतिहास याद रखेगा। गौरव जी देखिए अंजना जी, अब मैं आपको समझाता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कह रहे थे तो ये पूछना चाहिए, उत्तर प्रदेश दोबारा किसने जितवाया? उत्तराखंड, गोवा, अभी तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के परिणाम आए थे। इनका तो सुपड़ा साफ हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए 60 दिन हो गए जब से अधिसूचना जारी हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। 60 दिन बाद होता क्या है, 100 मीटर्स के खिलाड़ी हैं राहुल गांधी। परवरिश में एयर कंडीशन रूम्स में रहे हैं, वातानुकूलित गाड़ी में बैठते हैं, मुंह के अंदर सोने का चम्मच है, चांदी का से बोलना। तो अब वो कह रहे हैं गर्मी बहुत है, थकान हो रही है। एक एक करके, बीच में ना बोलो प्लीज। एक एक करके। मैं इनके बीच में बोला नहीं था, बौखलाहट दिख रही है। मैं आपकी बात पूरी तब भी करूंगा। तो मैं फिर से बताता हूं, चांदी का चम्मच बदल के सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए। 60 दिन से चुनाव प्रचार चल रहा है। राहुल गांधी 100 मीटर्स वाले खिलाड़ी हैं, थक गए हैं, कह रहे गर्मी बहुत है, थकान हो रही है, वीवीपैट भी खराब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी खराब है। मोदी जी जो है बचपन से मेहनत करते आए हैं, जितनी गर्मी उतना उनकी शख्सियत निखरती है। आपने देखा आज भी साक्षात्कार हो रहा था, पसीना बह रहा था, लेकिन ईमानदारी की निशानी है। वो कह रहे हैं मैं मैराथन करता हूं। अब तो जोश और उत्साह आना शुरू हुआ है, 400 पार पहुंचाना है। और इसीलिए आपको ये फर्क अब दिखाई देगा, जैसे जैसे 5वां, 6वां और 7वां चरण होगा, हमारी सीटें बढ़ने लगेंगी और विपक्ष की बौखलाहट बढ़ने लगेगी। दूसरी बात, राहुल गांधी ने क्या अपनी सीटें बताई? नहीं बताई। अंजना जी, उन्होंने पता है क्या कहा कि बीजेपी की सीटें आ रही है 180। प्रियंका वाड्रा का बयान अगले दिन आया, उन्होंने ये नहीं बताया कांग्रेस कितनी जीत रही है, उन्होंने कहा 200 आ रही हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल बोले, उन्होंने ये नहीं बताया पापी आपकी कितनी आ रही है, उन्होंने कहा 220 बीजेपी की आ रही है। और अब ममता बनर्जी का आज का बयान है, उन्होंने कहा 200 सीटें आएंगी भाजपा की और एनडीए की। अरे भैया, हम सब ये पूछ रहे हैं, आप हिम्मत जुटा के ये तो बताओ आपकी सीटें कितनी आ रही हैं? क्या आप 10 में निपट जाओगे, या 5 ही रहेंगी, या 0 आएंगी? पूरी देश की जनता ये जानना चाहती है आपसे। तीसरी बड़ी बात, देखिए जो व्यक्ति मेहनत करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें दमखम होता है, वो वापस जाता है। तीसरी बार जब मोदी जी जा रहे हैं, 10 साल पीएम रहे, एमपी रहे, जनता सराखों पे बैठा रही है, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? अरविंद केजरीवाल ने, अंजना जी आप याद करिए, 2014 में चुनौती दी थी बनारस से और हार गए थे 3,71,000 वोटों से। क्या अरविंद केजरीवाल की इतनी हिम्मत हो पाई कि 2019 में वहां जाएं?
और ये कह रहे डिबेट करो डिबेट करो डिबेट करो। अरे डिबेट बराबर वालों से होती है। अगर इतना दमखम था तो राहुल बाबा से कहते ना, जाते बनारस वहां के लड़कों को नशेड़ी बुलाया था तो लड़के वहां के बताते, ऐसा ट्रीटमेंट देते जिसकी आवश्यकता है राहुल गांधी को। आप एक बार ललकार के देखते बनारस से, हमारे शेर से आपका चूहा लड़ता, हम भी देखते कितना दमखम है, लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि आप नहीं जानते कि आप रायबरेली से भी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जो आपकी पारिवारिक सीट है। और ये देखिएगा रायबरेली से भी हारेंगे और ये वायनाड से भी हारेंगे। उत्तर प्रदेश में इनका आएगा अंडा, हमारी आएंगी 80 में 80 सीटें। अभय दुबे जी, इसके बाद आ रही हूँ राजीव जी। सुनील जी कनेक्ट। अंजना जी, मैं अभद्रता करने का आदी नहीं। अंजना जी, मैं अभद्रता करने का आदी नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि शेर की खाल में भेड़िया है, ये चूहा हुआ, इन्हें कहने दीजिए। मैं अब पूछना चाहता हूं, कहते हैं 18-18 घंटे 20-20 घंटे प्रधानमंत्री काम करते हैं। अरे जिस 6 घंटे सरकार सोती है तभी हिंदुस्तान की तरक्की होती है। अच्छा हुआ कृपा करी प्रधानमंत्री जी 18 घंटे ही काम किया, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी कम कर दी, 8,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम कर दिया, 5,38,000 करोड़ रुपए का एनसीएलटी का स्कैम कर दिया, 15 लाख करोड़ रुपए धन्ना सेठों के माफ कर दिए। प्रधानमंत्री जी, हम माफ कीजिए हिंदुस्तान को, ये पूरा देश कह रहा है आपसे। राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर पैदल चले लोगों का दुख दर्द जानने के लिए। 10 कदम पैदल चलकर बता देना। आज प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि 2 कदम दूर किसी घर किसी परिवार में वाराणसी के दुख दर्द पूछने नहीं गए। उस प्रधानमंत्री जी से क्या अपेक्षा करेंगे आप? प्रधानमंत्री जी जो ईश्वर का आडंबर है वो कल वाराणसी में देखा है। आपने हजारों टन फूलों की वर्षा कराई प्रधानमंत्री जी, लेकिन कभी पीड़ा नहीं पूछी आपने, न देश की पूछी न वाराणसी की पूछी। मणिपुर से लेकर हाथरस तक देश ने देखा है आपके इस व्यवहार को। भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहते हैं कि सीट नहीं बताते, अरे 2004 में भी यही पूछते थे। 2004 में 335 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ एक गठबंधन दल बना था जिसने 10 वर्ष तक सरकार चलाई थी। ये जो दम्भ और अहंकार है ना, ये उत्तर प्रदेश देख रहा है। 400 के पार मतलब आरक्षण पर वार। ये पूरे उत्तर प्रदेश के घर घर में इस बात की अनुगूंज है कि आप दलित समाज के पिछड़े और आदिवासियों के हक को मारने के लिए सत्ता चाहते हो। आपका प्रत्येक बड़ा नेता कहता है कि हम संविधान बाबा साहब का बदलना चाहते हैं, इसलिए हमको ये 400 का आंकड़ा दे दीजिए। अब प्रधानमंत्री जी ने 7 अप्रैल के बाद ये बोलना बंद कर दिया था 400 के पार, लेकिन जब से वो टेम्पो का राग अलापा है ना, जो टेम्पो भर भर के आपके पास आया है आपके दोनों धन्ना सेठों का, उसके बाद से आप ये बात कहने लगे और उत्तर प्रदेश उत्तर देगा इस बात का। एक बार राजीव जी से एक प्रश्न कर लूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। 4 चरण की हार 7 में बरकरार रही। बार बार राजीव जी, विपक्ष यही हमला कर रहा है कि डावाडोल हो गई है स्थिति, इसीलिए एनडीए खेमे में भी थोड़ी सी हलचल है, इसीलिए आज सारे वहां पर पहुंचे थे ताकि एकजुटता दिखाई जाए, ताकि नए सिरे से जान फूकी जाए चुनाव में एनडीए के लिए। दम है इस बात में? देखिए, दुष्प्रचार और अफवाह के बल पर किसी गठबंधन को कोई कामयाबी नहीं मिल सकती है। जनता सब कुछ जानती है। जनता के विवेक को चुनौती देना इंडिया के लिए संभव नहीं है। पहली बात, अभी उन्होंने जातीय जनगणना या जातीय सर्वे को लेकर के सवाल खड़े किए। हमारा स्टैंड तो सरकार के फैसले में बदल चुका है और आपको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी होने के बावजूद इस फैसले के साथ थी। लेकिन आप अपना अतीत बताइए, जातीय जनगणना को लेकर आपकी कोई सकारात्मक पहल अगर कभी हुई तो इस पर जरूर चर्चा कीजिए। दूसरी बात है कि 2011 में जातीय गणना के जो निष्कर्ष सामने साझा नहीं हो पाए, 2014 तक आपकी सरकार रही, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर, ठीक है, जो गौरव जी थोड़ी वक्त की कमी है, गौरव जी अब जवाब दे दीजिए। गौरव जी, देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता क्या करेगी। मैं आपको बताऊं, जनता को तो जवाब देना है और वोट की चोट पहुंचानी। बनारस के लड़के नशेड़ी हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ तो ऐश्वर्या राय नाच रही हैं। अंजना ओम कश्यप पत्रकार हैं, लेकिन उनकी जात क्या है? और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं आ पाए, कनेक्शन टूटा हुआ है जनता से।
राम गोपाल यादव कहते हैं कि राम मंदिर का तो नक्शा ही खराब है। अंजना जी, नक्शा राम मंदिर का थोड़ी ना खराब है, घमंडिया का जो नक्शा है उसका। ठीक है, लेकिन नक्शा किसका सही ठहरेगा ये जनता तय करेगी। वक्त इतनी की इजाजत देता है, इसीलिए बीच में गौरव जी आपको काटना पड़ा। बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।